हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड में। बेटा आज हमने काम शुरू करना है, एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया काम शुरू करेंगे। बड़े आराम से सीखेंगे, बड़े प्यार से। और टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिक्स है, ध्यान रखना। तो बोलने में भी ठीक रखना। वैसे ज्यादातर बच्चे स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिक्स बोलते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। तो इलेक्ट्रो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बात करती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेगी। स्टैटिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैटिक्स रिप्रेजेंट करता है रेस्ट को। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स तो आपको पता ही है। चार्ज क्या होता है, उसमें क्वांटाइजेशन होती है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वगैरह वगैरह, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो आपको आती हैं। हम एक बार बेसिक से ही सीखेंगे वैसे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लॉ से, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। नाम तो सुना ही होगा, है ना? क्या था? साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा अच्छा काम किया था इन्होंने। चार्जेस जो है वो इन्होंने डिस्कवरी की थी, उसके बारे में बताया था, फॉर्मूला दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए चार्जेस के यूनिट्स जो होते हैं ना, वो भी हम कूलम लिखते हैं। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। तो हमारे पास कूलम लॉ क्या है? दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना फोर्स। तो कितना फोर्स, उसका फॉर्मूला हमें यहां से मिला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू चार्जेस। पहली चीज, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है ना, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, सेम उसकी एनालोगस है फॉर्मूला, बिल्कुल ध्यान रखना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मासेस की जगह क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसमें क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम हटाते हैं तो क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट लगा देता हूं के, और ये बन गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान रखना, अभी मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया। जो दो फोर्स चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इस पे प्रोपोर्शनल, इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टोटल इतना हो गया। ठीक है, के क्या है? के कांस्टेंट है। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। यूनिट्स पे डिपेंड करती है, ध्यान रहे। के की वैल्यू यूनिट्स पे डिपेंड, यूनिट्स मतलब कौन सा सिस्टम चूज कर रहे हो, एसआई सिस्टम चूज कर रहे हो कि सीटीएस सिस्टम चूज कर रहे हो, उस पे डिपेंड करती है ये। ठीक है, वैल्यू बदल जाएगी ऑफ कोर्स। और एक और चीज पे डिपेंड करती है, उसे मैं फिर बताऊंगा। तो यहाँ पे इसकी यूनिट्स लिख लो पहले, 9 इंटू 10 पावर 9, इतने यूनिट्स क्या हो गए? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय क्या जाएगा? चार्जेस अपॉन में, और चार्जेस के यूनिट्स होते हैं कूलम्ब स्क्वायर। कूलम इंटू कूलम, कूलम कूलम ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया। ये स्मॉल के है, ध्यान रखना, स्मॉल के है। स्मॉल के इसको हम अगर लें इक्वल, तो ये बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, कितनी भी हो सकती है वैल्यू, वो मैं बताऊंगा अभी। अगर आप सबसे सबसे बेसिक पे चलो, तो हम इसे एक बार लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जीरो लगा दिया मैंने इसके सबस्क्रिप्ट में एक तरह से, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? और ये क्या चीज है? ये इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। और यूनिट्स उल्टे कर दो तो कूलम ऊपर आ जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे चला जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज? एप्सिलॉन नॉट चीज है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होता है?
परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। तो ये बताता है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फोर्स है कहाँ कम कहाँ ज्यादा, ठीक है, उसका मेजरमेंट दे रहा है एक तरह से। तो किसके हिसाब से कम या ज्यादा होगा, वो होएगा दूसरी चीज कि के किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा ले रहे हो, दूसरा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द मीडियम क्या है। जो दो चार्जेस रखे हुए हैं जहां पे, उनके बीच में कौन सा मीडियम है। तो यहां पे जो हमने जब एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की, के दो मीडियम्स के बीच, दो चार्जेस के बीच कौन सा मीडियम है, कोई कुछ नहीं है। हवा, हवा भी ले सकते हो, एयर के लिए भी ठीक है। परफेक्शन देखोगे तो वैक्यूम वर्ड है, वैक्यूम के स्पेलिंग ध्यान दे लेना, बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, ओके। और अगर आप वैसे एयर और वैक्यूम लिख देते होते हैं, ठीक है। अगर मीडियम होगा तो क्या होगा, अगर मीडियम हो, इसकी जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर कोई मीडियम ले लिया हमने, समझ लो दो चार्जेस को पानी के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लूंगा, मैं मीडियम लिख देता हूँ, एप्सिलॉन एम फॉर मीडियम। चार्जेस वही है दोनों, उनकी वैल्यू वही है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी वही है। एंड व्हेन वी से द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, बेसिकली ये डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। और ये जो चार्जेस है हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज चार्ज लेते हैं, तो इसे हम डिस्टेंस बिटवीन सीधा चार्जेस बोल देते हैं, ओके। यहाँ पे मीडियम हो जाएगा। तो अब मीडियम जो है इसे आप कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन एम को कैसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, ठीक है, इसे इसके इक्वल लिख सकते हैं। एप्सिलॉन आर क्या चीज है, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये परमिटिविटी इन मीडियम, ये कितना है इन वैक्यूम। और एप्सिलॉन आर अगर आप देखोगे तो इसका यहां से फॉर्मूला क्या बनता है, इन मीडियम डिवाइडेड बाय इन वैक्यूम, तो ये हो जाता है इसके इक्वल। अगर आप मीडियम ही वैक्यूम ले लोगे या एयर ले लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर एयर, और एयर और वैक्यूम, ठीक हो गया, चल जाएगा काम, चेक कर लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, बढ़े आगे, चल। तो हमने क्या बात की, अगर मीडियम लेंगे, मीडियम चेंज करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन एम की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स है, एप्सिलॉन आर अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू बदलेगी, इसकी वैल्यू बदलेगी तो इसकी वैल्यू भी बदलेगी, फोर्स की भी वैल्यू बदल जाएगी। इसे मैं क्या करता हूँ, फोर्स इन मीडियम लिख लेता हूँ, फोर्स इन मीडियम, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, फोर्स इन वैक्यूम कितना होगा, ये अगर एफ नोट ले लें हम, तो हमारे पास आ गया एफ नोट कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और मीडियम कितना है, एफ एम कितना है, एफ एम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू क्या बचेगा, Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर कट जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर आ जाएगा, तो ये बचेगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके इक्वल है, हम पहले ही लिख चुके हैं, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव मतलब के उसमें परमिशन कितनी दे रहा है वो, उसको रिप्रेजेंट करता है ये एक तरह से। तो परमिटिविटी कितनी है विद ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। या यहाँ पे भी देखो, द relative permittivity is defined as the ratio of the force between two charges kept at some distance
in vacuum upon in the force between same charges at same distance in medium। तो अगर आप दो चार्जेस को ही लेके उनके आर का डिस्टेंस बीच का लेके उन सभी को मीडियम में रखो और वैक्यूम में रखो तो उन दोनों फोर्सेस का जो रेशियो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ध्यान रखना यहाँ पे स्मॉल के था, वहां पे कैपिटल के है। ठीक है, यहाँ स्मॉल के है, यहाँ कैपिटल के है। तो कैपिटल के जनरली हम रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल लेते हैं। ओके, चेक कर लो, बेसिक्स हैं बिल्कुल, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तूफान आने वाला है, कुछ मुश्किल होने वाला है। ठीक है, अच्छा एक और चीज ले लेते हैं, अगर हम यूनिट्स देख लें, यूनिट्स देखें तो चार्ज जो है, चार्ज के यूनिट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पता है हमें, आता ही है। चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम। कूलम कौन से यूनिट्स हैं, एसआई, है ना, एसआई यूनिट है। और अगर आप एसआई यूनिट नहीं लेते, अगर आप लेते हो सीजीएस यूनिट्स, तो सीजीएस यूनिट्स में क्या होगा, सीजीएस यूनिट्स विल बी स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ठीक है, सीजीएस होते हैं स्टैट कूलम, ईएसयू से भी लिखते हैं, ये सीजीएस यूनिट्स है, और इसे ईएसयू से भी लिखते हैं। और आपको रिलेशन एक पता होना चाहिए, दैट 1 ईएसयू यानी कि 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, 3.333 लिख के नहीं, 1/3 ऑफ 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम कितना होता है, अगर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर ये मुश्किल लगेगा तो मैं ऐसे लिखता हूं अक्सर, कूलम नैनो कूलम, नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹, और यहां से 1/3 कितना होगा, 0.3, उस 0 पॉइंट को मैंने यहाँ 10⁻⁻10 कर दिया और ये हो गया 3.3 इंटू 10⁻⁻10। तो इट सिंपली 1 स्टैट कूलम इज 1/3 ऑफ अ नैनो कूलम। ठीक है, सीजीएस यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स में बेसिकली फोर्स जो है वो आप डाइंस में ले लेते हो, है ना, और मीटर की जगह सेंटीमीटर ले लेते हो। अदरवाइज क्या करोगे, यहाँ ये मीटर में होगा, ये न्यूटन में होगा, और दूसरे में ये डाइंस और सेंटीमीटर में होगा, इस तरह से डील चलती है उसकी। ओके, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है ये, तो बेसिक क्वांटिटी फंडामेंटल, उस तरह से ही डील करेंगे इसके साथ। तो यहां तक कोई डाउट है तो देख सकते हो आराम से, छोटी छोटी बातें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं किया अभी तक। ओके, अब इसे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, कूलम्स लॉ को ही देखेंगे, एग्जांपल थोड़ा डायग्राम बना के देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसे स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है हमने, अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखें, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, बतानी चाहिए कैसी है कैसी नहीं है। ठीक है, तो हमारा अब अगला आर्टिकल है, साथ में ही कर रहे हैं आर्टिकल, हम सीख रहे हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब डायरेक्शन भी बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे कि कैसे काम कर रहा है। ओके, चलो तो देखते हैं क्या करोगे। डायरेक्शन पहले तो एक्स वाई बना लो, ये लो, जेड एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने एक y ले लिया, एक x ले लिया, चलो z भी बना लो, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ये वो क्या है, ये ओरिजिन है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब क्या करें, एक चार्ज मान लो ये चार्ज Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, Q1 चार्ज कोई यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। इसका पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया R1, R1 मतलब O पॉइंट से, ओरिजिन से ये R1 डिस्टेंस पे है। R1 को अलग अलग लिखोगे कंपोनेंट्स में, तो कितना x कितना y कितना z है वो आ जाएगा। ठीक है,
ये हमें पता है। ऐसे ही दो चार्जेस लेने हैं तो दूसरा चार्ज भी ले लेते हैं, Q2, कोई भी दूसरा चार्ज ले लिया, ठीक है। और ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, R2। तो मान लो कोई चार्ज यहाँ पे रखा है और कोई चार्ज यहाँ पे रखा है ना। तो क्या होगा, दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। लेट्स टेक द पॉजिटिव चार्जेस ओनली। Q1 और Q2 जो हैं वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इन दोनों को जोड़ दो, ज्वाइन करवा दो। और ये जो है 2 पे 1 धक्का मारेगा इधर को, 2 पे 1, 2 पे 1, उल्टा लिखूं या फिर ऑन 2 बाय 1 या बाय 1 ऑन 1 बाय 2, तो मैं लिखता हूं, उल्टा लिख लेता हूं, ठीक है। कि इस पे तो ओके, मैं दो नोटेशन बताता हूं पहले आपको। हम फोर्स लिखेंगे, ठीक है। फोर्स लिखेंगे तो वो होगा फोर्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक हो गया। क्या होगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हमने देखना ये नोटेशन में ध्यान रखना, नोटेशन में कुछ गड़बड़ मत करना। नोटे कर भी दोगे गड़बड़ नहीं होने वाली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बुक में जो नोटेशन होती है वो जनरली हम वैसे की वैसी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं F1 2, इसमें मैं लिख रहा हूं कि 1 पे फोर्स लग रहा है ऑन 1 और 2 लगा रहा है बाय 2, ठीक है। F1 2 का मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है और बाय मतलब 2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर हम उल्टा लिखें, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन भी लगाएंगे हम। अगर उल्टा लिखें तो हम लिखेंगे 2 1, इसका मतलब है फोर्स ऑन 2 बाय 1, ठीक है। मैं इसे दूसरे तरीके से बताता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो दो तरह के चार्ज होते हैं, हम इन्हें दो अलग अलग नाम दे लेते हैं। एक नाम देंगे हम टेस्ट चार्ज, एक नाम देंगे हम सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है, कि जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, जिससे फोर्स लग रही है, वो हो गया सोर्स, ठीक, वो हो गया सोर्स। और जिस पे लग रही है वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया टेस्ट, ठीक है। तो मान लो जैसे मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और मैं देखना चाह रहा हूं कि ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, इस दूसरे मैग्नेट पे। तो ये चार्ज बॉडी 1, ये चार्ज नंबर बॉडी 2। तो जब हम देखेंगे कि ये 1 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया टेस्ट। इसके से हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कितना फोर्स है, ये कितना फोर्स लगा रहा है। और जब हम इसकी वजह से इस पे देखेंगे तो ये हो गया सोर्स चार्ज और ये हो गया टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो एक हो गया सोर्स और एक हो गया टेस्ट। तो हम क्या देखते हैं, हम जनरली नोटेशन ये होती है, FTS याद रख लो, FTS, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ऑन 1 2 देखो अब, या 2 1 भी देखेंगे, एक ही बात है। ओके, तो हमें 1 2 पता लग गया। अब 1 2 क्या है, फोर्स ऑन 1, 1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, 2 लगा रहा है। कितना फोर्स लगाएगा, इधर को भेजेगा, धक्का मारेगा, इसे इधर को धक्का मारेगा, फोर्स F1 2 इधर को धक्का मारेगा। तो अब ये देखो कि अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ये है, पहले इसे बनाना था मुझे, कोई बात नहीं। एक वेक्टर ये है R2, एक वेक्टर ये है जिसे मैं R नाम दे रहा हूं, और ये कहां पे जा रहा है, 1 पे, और ये वेक्टर कौन सा है, R1। तो याद करो वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आप लिखते हो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब जहां एक खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू हुआ, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल
टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो वहां से आपको पता लगता है कि R1 क्योंकि ऑपोजिट ऑर्डर है, यानी कि R2 प्लस R के इक्वल होगा। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा? R हो जाएगा R1 माइनस R2। इस R को, इस R वेक्टर को, डायरेक्शन यही हुई ना फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हुई, इसे R वेक्टर हम नाम देंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं R12, सेम वाला। ठीक है, तो ये हो गया R12। R12 मतलब 1 माइनस 2, सिंपल है। ठीक है, ओके। अब उल्टा करो, अगर आप देखो कि F21 यानी कि 2 पे कितना फोर्स लगा, तो R की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। और अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दोगे तो ये दोनों हो गए सेम ऑर्डर और ये वाला हो गया ऑपोजिट ऑर्डर। तो R21 जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1, क्योंकि अब ऑर्डर बदल गया। ऑर्डर बदल गया तो कहानी बदल गई। कितना फर्क है दोनों में? -1 का, यानी कि R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21। कर सकते हो आराम से, सिंपल है ना? ओके, तो यहां से भी ऐसे ही होगा कि R12 का स्क्वायर और R12 का यू कैप, और 21 के लिए के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर अब यहाँ पे 2 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी R2 1 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि हमें साफ साफ पता लग रहा है, यहां से हमें 2-3 चीजें पता लग रही है, उन्हें पूरा लिखना मैं सिखा देता हूं कि R12 और R21 एक दूसरे के नेगेटिव है। R21 का डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ R12 का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से न्यूटन थर्ड लॉ मिल गया हमें सिंपली, कि बाकी सब के की डायरेक्शन ये Q1 Q2 की डायरेक्शन ये R स्क्वायर स्क्वायर है तो इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ R विद R, यानी कि स्केलर है। तो ये सब कुछ तो स्केलर है, सिर्फ यही डायरेक्शन दे रहे हैं और ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। क्या सीखा इससे आपने? क्या सीखा? इसे सीखा कि कूलम्स लॉ इज इन एग्रीमेंट विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर देयर। जितना फोर्स Q1 चार्ज Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 चार्ज Q1 पे लगाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसी लाइन के अलोंग इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, ओके। इसमें ना एक गलती और होती है, मैं वो बता देता हूं, उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। R12 कैप अगर आप निकालोगे तो बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, दिस इज R21, ठीक है, और R कैप है ये। ठीक है, और R कैप जो होता है, कोई भी कैप, इट्स अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रहे कि R वेक्टर जो है, let's say 1 2 R12 is equal to R1 minus R2, R1 minus R2 कैप नहीं, लेकिन ऐसे मत कर देना, ये मत कर देना कि दिस इज इक्वल टू R1 कैप माइनस R2 कैप, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, वेक्टर के लिए ट्रू है, कैप के लिए नहीं। तो यहाँ R12 कैप कैसे निकलेगा? R12 कैप it will be R12 vector divided by R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और 12 वेक्टर कितना है? 12 वेक्टर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जो वेक्टर आ जाएगा टोटल उसका मैग्नीट्यूड। ओके, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा R1 का यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें से R2 का यूनिट वेक्टर निकाल के करना, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये सही तरीका है। ओके, ध्यान रखना है इस बात का, ये गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे कर देते हैं। सो दिस इज अवर R12 कैप। ओके, और अगर आप यहाँ पे ये कैप वाला फॉर्मूला यूज करोगे
यहाँ पे, तो आप देखोगे ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, और नीचे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12। और अब इस R12 को मैं इकट्ठा लिख दूंगा, तो हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R क्यूब, R कौन सा, 1 2, ठीक है। और यहां क्या आएगा, R1 माइनस R2, चेक कर लो। और जब F21 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1, दैट्स इट, सेम रहेगा बाकी सब कुछ, चेक कर लो। कोई दिक्कत ना हो किसी तरह का, कोई डाउट ना हो किसी तरह का, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की, यहां तक सिंपल है काम। सिर्फ हमने क्या किया, कूलम्स लॉ सीखा है, पहले स्केलर फॉर्म में सीखा, फिर वेक्टर फॉर्म में सीखा, बीच में यूनिट्स कौन कौन से हैं, मीडियम आता है तो कैसे करते हैं, वो चीज सीखी है। देख लो आराम से, आराम से देख लो, कोई किसी तरह का डाउट ना हो आपको, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज और सीखेंगे इसमें, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया आपको। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो कभी भी, आपको पता ही है इस बात का, है ना। चलो, तो अगली चीज देखते हैं हम, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज हम लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पढ़ी हुई है वो भी आपने, है ना, अलग अलग फॉर्म्स में कई बार आई हुई है, लेकिन एक बार और करना हमारा फर्ज है, हम जरूर करेंगे, और बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें अच्छी होती हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात करते हैं। सुपरपोजिशन कहता है कि जब दो चीजें सुपर इम्पोज होती हैं, हमने वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है कि सुपर इम्पोज करोगे तो ऐड कर दो सीधा सीधा, ठीक है। तो मैं चीज लेता हूं, ये मान लो चार्ज है मेरे पास Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q3, तीन चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास और n चार्जेस भी हो सकते हैं, ये n हो गया, ठीक। और ये सारे के सारे कुछ दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तो हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, ये सारे के सारे सोर्स चार्ज मान लिए मैंने, और मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, लेट इट बी Q0, Q0 मतलब टेस्ट चार्ज, बाकी सारे क्या है, सोर्स चार्ज। तो अब मेरे को निकालना है कि Q0 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है Q0 पे। तो वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा कि Q0 पे चार्ज 1 की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, प्लस 2 की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, प्लस 3 की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, प्लस ऐसे डैश 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 डैश, और प्लस F0 nth चार्ज की वजह से जितना फोर्स लग रहा है, सिंपल है। तो कितना फोर्स लगेगा, K Q0 Q1 बाय डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 का क्यूब, है ना, क्यूब आएगा ऊपर नीचे, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा R0 डिस्टेंस माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से माइनस करेंगे। ऐसे ही किया हमने, अभी अभी इसी का प्रूफ किया था। जब चार्ज 1 की जगह 2 हो जाएगा तो Q0 तो Q0 ही रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा R0 2 का स्क्वायर, क्यूब सॉरी क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा R0 माइनस R2। एक काम करता हूं मैं इस जीरो को यहां से उड़ा देता हूं, R0 नहीं लेते, हम सिंपली R ले लेते हैं, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 1 1 लिख देंगे, फिर आसान रहेगा। वैसे आपको समझाने के लिए वो भी अच्छा था, 0 1 2 के साथ आपको पता लगेगा कि अगर आप R0 1 लिख रहे हो तो इट मीन 0 माइनस 1, ठीक है, यानी कि अगर आप RAB लिख रहे हो इट इज RA माइनस RB, आपको पता है वैसे ही इस बात का, लेकिन फिर भी
थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है लिखने में। अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर भी अब समझ में आ गई ये बात तो बस ठीक है। तो प्लस डैश 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 प्लस के क्यू जीरो क्यू एन हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर और अपॉन में आ जाएगा आर एन का क्यूब। ये आ गया। और इसमें से फाइनली आप लिख सकते हो कि के तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, बाकी बचा हुआ हम अंदर लिख देंगे। तो क्या होगा, सारे का समेशन आई कहां से कहां 1 to n वेरी करता है। उस आई में पहले है Q1 Q2 Q3 Q4, डिवाइड हो रहा है वो आर आई के क्यूब से और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है आर वेक्टर में से आर आई का पोजीशन वेक्टर माइनस करके। सो दिस इज द टोटल फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सारे चार्जेस एक उस पे फोर्स लगाएंगे, है ना। और इस चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से इन दोनों के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब थर्ड चार्ज, कोई भी थर्ड चार्ज दो चार्जेस के बीच के फोर्स को बदल नहीं सकता। ठीक है, तो इसके हिसाब से सारों का टोटल अलग अलग इंपैक्ट निकाल के टोटल इंपैक्ट निकाल लो सिंपली ऐड करके। ठीक है, उससे हमारे पास आ जाता है टोटल कितना फोर्स लग रहा है। मैं बड़ी सिंपल सी और बड़ी प्यारी सी एक एग्जांपल लेता हूं, आपको उससे समझाता हूं, आपको इससे की क्लैरिटी मिलेगी। कैसे करना है, मान लो मेरे पास मैंने क्या किया, एक घड़ी ली। ठीक है, इट्स सिंपल वॉल क्लॉक। इसमें यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। तो ये भी लिख देता हूं मैं। तो हमने क्या किया, मान लो इन सभी जगहों पे एक चार्ज रख दिया, सेम चार्ज। यहाँ कितना चार्ज है, मान लो 1 कूलम, यहाँ पे भी 1 कूलम। तो मैंने सेम चार्ज रखा Q सभी पॉइंट्स पे, वॉल क्लॉक के उन्हीं पॉइंट्स पे 12, 1, 2, 3, 4 पे हमने एक चार्ज रख दिया। एक 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 मतलब 12 चार्जेस रखे हैं, 1 से लेके 12 तक 12 चार्जेस रखे हैं। कितनी वैल्यू सभी की, सभी की वैल्यू है Q। ठीक है, और एक सेंटर में चार्ज रख दिया, सेंटर में कितना चार्ज रखा, कैपिटल Q, कैपिटल Q। आपको बताना है कि इस सेंट्रल वाले चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो, एक तो करना है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स करना है, इसमें क्वेश्चन को आसान कर देता हूं। ये लो, मैंने एक स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे चार्ज रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और दोनों के बीच में, ये सारों के बीच में ये चार्ज रख दिया। उसमें भी आप देख सकते हो मैथमेटिक्स बड़ी आसान है। यहाँ पे मैंने 12 चार्जेस लिए हैं। आपने क्या करना है, मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, और मैं वैसे फिजिक्स वाइज फिजिकल इंटरप्रिटेशन से भी बता रहा हूँ। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो चार्ज रखा है ये इसे किसी फोर्स से रिपेल करेगा, और सामने भी उतना ही चार्ज रखा है 6 पे, तो वो भी उसे उसी फोर्स से रिपेल करेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी, जो क्यू लगाएगा इधर भी और क्यू लगाएगा इधर भी, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। वैसे जो फोर्स ये लगाएगा, फोर्स नंबर 1, और जो ये लगाएगा फोर्स नंबर 2, ये दोनों भी इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे और चार्जेस पे। चार्जेस भी हमने बराबर ले लिए, डिस्टेंस भी हमने बराबर ले लिया। 12 के बराबर डिस्टेंस कहाँ है, 6 पे। 1 के इक्विवेलेंट डिस्टेंस है 7 पे, 2 के इक्वल डिस्टेंस है 8 पे, 9 पे इक्विवेलेंट 3 पे, 10 वाला फोर्स 4 से कट जाएगा, 11 वाला 5 से कट जाएगा, 1 वाला 7 से कट जाएगा। इस तरह से सारे फोर्सेस एक चार्ज की वजह से जो सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो डायगोनली ऑपोजिट पे बैठा है, वो उल्टा फोर्स लगाएगा। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, सिंपल सुपरपोजिशन है, और टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इसी में से हम एक चार्ज हटा दें, मान लो 7 वाला चार्ज मैंने हटा दिया, अब आप क्या करोगे, सिर्फ 1 वाले के चार्ज की वजह से जो फोर्स लगा सिर्फ वो निकाल देगा, बाकी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें मिलता है।
अलग-अलग फोर्सेस निकाल के आपको सीधा-सीधा ऐड करना होता है। चेक कर लो, ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, क्वेश्चंस अलग-अलग तरह के बन जाते हैं। जनरली आपको आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल करना होता है। आर्टिकल की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो न्यूमेरिकल्स जैसे मर्जी निकाल सकते हो। हम असाइनमेंट में या टेस्ट में या वैसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी। ओके? चलो, कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वैसे, उसके बारे में सीखते हैं। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स आप पढ़ के आओ। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स पढ़ के आओ। फोर्स से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो कल बात करेंगे। कल ये फिर से याद करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बाकी चीजें भी काम आएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे तो काम बड़ी आसानी से होगा। ठीक है? तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।